रात अपने आखिरी पहर में दाखिल हो रही थी, मगर कमरे के अंदर फैला तनाव अभी कम नहीं हुआ था। आर्यान के बहुत इसरार और मिन्नत समाजत के बावजूद अबीरा ने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया था। इसकी जिद के आगे आर्यान को हथियार हाथ डालने पड़े, मगर उसे खाली पेट सोने नहीं दे सकता था। इसने बड़ी ज़बरदस्ती से कुछ फल काट कर इसे खिलाए थे और फिर खुद भी चंद काशें लेकर इसका साथ दिया ताकि वो थोड़ा सा ही सही मगर कुछ खा ले। इस वक्त जब चांदनी खिड़की के रास्ते कमरे के फर्श पर अपनी सफ़ेद चादर फैला रही थी, वो दोनों बिस्तर पर नींद दराज थे। आर्यान की नज़रें अबीरा के मुरझाए हुए चेहरे पर जमी थी, जहाँ थकन और बेख्वाबी के साए गहरे हो रहे थे। इसने अपना हाथ बढ़ाकर अबीरा के हाथ को अपनी गिरफ्त में लिया, जो फल खाने के बावजूद अभी तक बर्फ़ की तरह ठंडा था। अब तो सुकून से सो जाओ अबीरा, देखो रात बीत रही है और तुम्हारे वजूद को आराम की ज़रूरत है। आर्यान की आवाज़ में एक दबी दबी से फिक्रमंदी थी। नींद तो जैसे इन वादियों से रुखसत हो गई है आर्यान। अबीरा ने खाली नज़रों से सामने लरसती हुई चांदनी को तकते हुए जवाब दिया, मुझे डर लग रहा है इस सुबह से जो अपने साथ नए फैसले और अनजानी तलखियाँ लेकर आने वाली है। आर्यान ने इसके हाथ अपनी गिरफ्त पर मजबूत करती थी, जैसे इसे ये बावर करा रहा हूँ कि वो हर तूफान के सामने ढाल बनकर खड़ा रहेगा। जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तुम्हें किसी आने वाली सुबह से डरने की ज़रूरत नहीं है। अबीरा ने एक सरट आह भरी और अपनी आंखें मूंद ली। काश हकीकतें इतनी सादा होती जितनी आपकी तसल्लियाँ हैं, मगर मुझे खौफ है आर्यान के कल की रोशनी हमारे दरमियान कोई नई दरार न डाल दे। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई, मगर अब इस खामोशी में एक अनकही दुआ और एक दूसरे को थामे रखने की तड़प शामिल थे। वो दोनों जानते थे कि अगला सूरज इनकी ज़िंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान लेकर तुलू होगा। आर्यान इस वक्त एक गहरे सकूत की गिरफ्त में था। वो जानता था कि जो तसल्लियाँ वगैरह वो अबीरा को दे रहा है वो रेत की दीवार से ज़्यादा कुछ नहीं। इसे बखूबी इल्म था कि परीशा की शादी से इनकार करने का मतलब सिर्फ एक लड़की को ठुकराना नहीं, बल्कि अपने ही घर की बुनियादों में बारूद भर देना था। परीशा महज एक नाम नहीं था, वो इसकी सगी खाला की बेटी थी, जिसका मान पूरे ख़ानदान की अना से जुड़ा था। आर्यान इस हकीकत से वाकिफ़ था कि वो अबीरा के साथ निकाह के बंधन में बन चुका है, मगर इनके कबीले की संगलाख रिवायतों के सामने एक निकाह की हैसियत ही क्या थी। यहाँ तो जज्बात की कुर्बानी देना एक मोर वरसी रिवाज था। ख़ानदान में ऐसी 20 मिसालें बिखरी पड़ी थी, जहाँ मर्दों ने अपनी पसंद के लिए बगावतें तो की, मगर इन्हें बोसीदा जंजीरों में जकड़ दिया गया था। वो आज भी अनबन चाहे रिश्तों का बोझ अपने कंधों पर लाते, अंदर से किरची किरची होकर भी ज़िंदगी की गाड़ी घसीट रहे थे। आर्यान की खामोशी से इसके अंदर बर्पा होने वाली इस खौफनाक तूफ़ान का पेश खैमा थी, जहाँ एक तरफ इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई अबीरा थी और दूसरी तरफ वो कदीम ख़ानदानी वक़ार जो इंसान को ज़िंदा दरगोर करने में भी ज़रा देर नहीं करता था। क्या सोच रही हैं? अबीरा ने निढाल होकर अपना सर उठाया और इसके मजबूत बाजों पर टिका दिया। इसकी आवाज़ में ऐसी थकन थी, वो बेचैनी थी जो खामोश कमरे के सन्नाटे को चीर रही थी। कुछ नहीं सोच रहा, बस तुम सो जाओ अब। आर्यान ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, मगर इसके लहजे का खोखलापन इसके अंदर मचे शोर की चुगली खा रहा था। झूठ मत बोले आर्यान, क्योंकि झूठ बोलने में आप बहुत अनाड़ी हैं। इसने आर्यान के चौड़े सीने पर अपना लरसता हुआ हाथ रखते हुए सरगोशी की। आर्यान का दिल इसके हाथ के नीचे किसी जख्मी परिंदे की तरह फड़क रहा था। वो साकत था जैसे इसका वजूद किसी संगलाख चट्टान में बदल गया हो। अबीरा इसके दिल की हर धड़कन में छुपी इस बेनाम बेचैनी को महसूस कर रही थी, जिसे सच बताने से रोक रही थी। कमरे में फैली चांदनी अब धुंधला रही थी, बिल्कुल आर्यान के इन वादों की तरह जिनकी तकमील इसे अपने ख़ानदान की सख्त रिवायतों के सामने नामुमकिन लग रही थी। झूठ मैं बोल नहीं सकता और सच तुम सुन नहीं पाओगी, और फिलहाल कोई तीसरा रास्ता मेरे पास है नहीं अबीरा, इसलिए बेहतर है चुप ही रहो। आर्यान की आवाज़ में एक ऐसी बेबसी थी जो किसी लोहे की जंजीर की तरह इसके लहजे को जकड़ी हुई थी। मतलब अभी इस वक्त इसी परीक्षा के बारे में सोच रही है ना? अबीरा एक बार फिर तड़प कर बिस्तर पर उठ बैठी थी। इसकी आंखों में वहशत को वही लहर दौड़ गई थी जिसे आर्यान ने बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर पहले पुरसुकून किया था। वो साकत नज़रों से आर्यान के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जहाँ बेतराब की एक गहरी और अजियतनाक खामोशी छा गई थी। आर्यान ने नजरें झुका ली। वो जानता था कि इसका सच अबीरा के नाजुक दिल पर किसी तपते हुए सूरज की तरह बरसने वाला है। कमरे की फिजा एक बार फिर बारूद की तरह दहकने लगी। वो सुकून जो अभी चंद लम्हे पहले रेशम की तरह नरम महसूस हो रहा था, अब कांटों की तरह चुभने लगा था। यार, इसके बारे में मैं नहीं सोच रहा, मैं तो अपनी माँ के बारे में सोच रहा हूँ। मैं किस तरह इनके ख़िलाफ़ ये सब प्रोपेगेंडे कर रहा हूँ। आर्यान की आवाज़ में अपनी
अपनी ही ज़ात से बेजारी और एक गहरा कर्ब छलक रहा था। वो टूट जाएंगी अबीरा, वो पूरे ख़ानदान के जहरीले तानों का सामना अकेले नहीं कर सकेंगी। वो इन सब का जवाब देने की सकत नहीं रखती। इसने बेबसी से अपनी आंखें मूंद ली, जैसे वो अपनी माँ के इस अजियतनाक मुस्तकबिल का तस्वुर भी नहीं करना चाहता था। अबीरा जो अभी तड़प कर उठी थी, आर्यान के इस एतराफ़ पर साकत रह गई थी। इसे एहसास हुआ कि आर्यान सिर्फ एक लड़की से इंतखाब के दरमियान नहीं फंसा हुआ, बल्कि वो अपनी माँ की ममता और इसके वक़ार की जंग में घायल हो रहा है, जो पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ लड़ी जानी थी। कमरे में अब एक बोझिल खामोशी छा गई थी, जहाँ मोहब्बत की अना और माँ से जुड़ी वाबस्तगी एक दूसरे के मद्मुकाबिल खड़ी थी। मुझे एहसास है आर्यान, आपको बहुत परेशानी होगी। मैं समझ सकती हूँ कि आपके मामा किस कदर जहनी अजियत से गुजरेंगी। अबीरा ने धीमे लहजे में इसका हाथ थामते हुए कहा, जिसमें एक अनकही हमदर्दी पहना थी। मगर वो आपकी माँ है, आपके पैरों में बैठकर इन्हें मना लीजिएगा। अगर वो सबके तानों से घबरा जाएं तो आप इनके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाइएगा। आपको किसी से नहीं डरना था ना, आपको सबका सामना कर सकते हैं। इसकी आवाज़ में एक ऐसा भरोसा था जो आर्यान के मुतज़लज़ल होते कदमों को संभालने के लिए काफ़ी था। आर्यान ने गहरी और तल्ख सांस ली। काश ख़ानदान के इन घुतियों को सुलझाना इतना ही सहल होता जितना अबीरा की बातों से मुझे लग रहा था। इसे अंदाज़ा था कि जब अना की जंग शुरू हुई तो महज बहादुरी दिखाना काफ़ी नहीं होगा। कमरे में अब एक खामोश तकरार थी, जहाँ अबीरा की बेवकरारी और आर्यान की तल्ख हकीकतें एक दूसरे की मद्मुकाबिल थी। वैसे अबीरा, मुझे सच सच एक बात तो बताओ, ये जो कुछ भी तुम कर रही हो, ये तुम्हारी मुझसे मोहब्बत है कि महज दूसरी औरत के लिए जलन? आर्यान ने निहायत संजीदगी से इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। इसके लहजे में एक गहरा तजस्सुस और शनासाई की तलब थी। जनाब, जहाँ बेपनाह मोहब्बत अपना मस्कन बनाती है, वहाँ जलन खुद ब खुद डेरे डाल लेती है। ये दोनों जज्बे एक ही वजूद के दो रुख हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अबीरा के इस दो टोक और भरपूर जवाब ने आर्यान को लम्हों में लाजवाब कर दिया। इसके दिलकश लबों को एक मोहम सी फातिहाना मुस्कुराहट छूकर गुजर गई थी। आर्यान ने एक तवील सांस लिया और अपने बाजुओं का मजबूत हिसार इसके गिर्द कसते हुए इसे अपने बेहद करीब कर लिया। रात के इस आखिरी करवट ने आने वाले कल की तमाम तलखियाँ और खदशात जैसे पसे मंजर में रूपोश हो गए थे। इस वक्त सिर्फ वो दोनों थे और मोहब्बत के वो चंद गहरे लम्हे जो तपते हुए जज्बात के दरमियान किसी शबनम की तरह इनके वजूद में उतर रहे थे। वो दोनों इस वक्त कायनात के तमाम खदशात से मावरा एक दूसरे के सांसों की थरथराहट में पनाह लेते हुए थे। आर्यान की गिरफ्त में वो वल्हाना पन्ना था जो सिर्फ तब जन्म लेती है जब वजूद को अपनी सबसे कीमती मताह के खो जाने का डर सता रहा हो। अबीरा ने शर्मा कर अपनी आंखें मूंदी और अपना चेहरा इसके चौड़े शाने में छुपा लिया। बाहर चांदनी अपनी पूरी आबोताब से साथ इनके बंद कमरे की खिड़की पर पहरा दे रही थी, जैसे इस विसाले रफाकत की गवाह बनना चाहती हो। रात के इस खामोश पहर में इनके दिलों की धड़कनें एक ही लहर पर बज रही थीं। तमाम तलखियाँ, तमाम अंदेशे और वो दूसरी औरत का मुहीब साया, सब इस मोहब्बत के लम्स के सामने हिच हो गए थे। इस वक्त वो सिर्फ वो थे, इनकी अधूरी बातें और पाकीज़ा गुर्बत जो रूह को सरशार कर रही थी। अफजल खान के माथे पर उभरी लकीरें इनकी शदीद जहनी कोफ्त की शिकायत कर रही थी। उन्होंने बेजारी से सामने बैठी अपनी बीवी की जानिब देखा। एज़ल की माँ, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। इनके लहजे की गूंज में एक अनकही तशवीश थी। गुलनाज बेगम ने परेशानी के आलम में अपने दुपट्टे का पल्लू उंगलियों पर मरोड़ा। इनका अपना दिल किसी अनजाने खौफ से लरस रहा था। कैसे बात करती आपसे? क्या इसने मुझे कोई मौका दिया था? उन्होंने दबी आवाज़ में एहतजाज किया। सलाम और खैरियत के बाद इसने सीधा कहा कि वो इज़ल के पास जाना चाहता है, इससे मिलना चाहता है, और मैं भला इसे कैसे रोकती? वो इज़ल का शौहर है अफजल खान साहब, और वह पहली बार इस तरह इसके पीछे हमारे घर आया था। मेरी ममता हार गई और मैंने इसे अंदर जाने का रास्ता दे दिया। अफजल खान ने एक सर्द आह भरी इसकी आंखों में छुपी फिक्र पछतावे की सूरत अख्तियार कर रही थी। तुमने इसे रास्ता नहीं दिया गुलनाज, तुमने इसे तूफ़ान को रास्ता दिया है जो शायद अब हमसे संभाला ना चाहेगा। इनका जुमला कमरे में मौजूद भारी फिज़ा को मज़ीद बोझल कर गया था। अल्लाह से खैर मांगे, ऐसे लफ्ज़ मुँह से मत निकालें। मेरा दिल तो पहले ही किसी अनजाने खौफ से लरस रहा है। गुलनाज बेगम ने तड़प कर इन्हें टोका। इनकी आवाज़ में छुपी घबराहट अब सिसकियों में बदलने को थी। न जाने किसकी नज़र लग गई है हमारे हंसते बसते घर को। बच्चों की खुशियों को जैसे किसी ने आग लगा दी है। उन्होंने दुपट्टे के पल्लों से अपनी नम आंखें पोंछी और फिर लहजे में बरसों की शमाशुदा कड़वाहट घुलाई थी। ये सब आपकी बहन का किया धरा है। इनकी गलतियों का अज़ाब मेरी औलाद भुगत रही है। जिस नंद को मैंने अपनी सगी बहन समझा, जिसे बेटियों की तरह मान दिया, वही आज मेरे बच्चों के लिए अज़ाब बन गई है। अफजल खान के पास इस बार कोई जवाब न था। वो साकत खड़े खिड़की के बाहर फैले अंधेरे को तकते रहे, जैसे इनकी खामोशी खुद एक बहुत बड़ा एतराफ़ हो। वो जानते थे कि जब अपने ही अपनों की जड़ें काटने लगे तो घर की औरतें
औरतों के ताने सुनने पड़ते हैं। गहरी सांस लेते हुए गुलनाज बेगम की जानिब देखा। ये गिले शिकवे और ताना जनिए फिर कभी कर लेना गुलनाज, फिलहाल सिर्फ दुआ करो कि हमारी बेटी की ज़िंदगी में अब कोई नया तूफान ना आए। अफजल खान ने बेबसी से हाथ हिलाते हुए इन्हें टोका। इनके लहजे में गुस्सा नहीं बल्कि एक थका हुआ ज़ब्त था। मैं कोई बुरा लफ्ज़ ज़ुबान पर नहीं ला रहा, वो मेरी भी औलाद है और मैं तुमसे बढ़कर इन सब के लिए परेशान हूँ, मगर इस वक्त मुझे ईज़ल की सबसे ज़्यादा फ़िक्र है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो कितनी जज्बाती है। उन्होंने एक लम्हे को तौक़ुफ़ किया जैसे मुंतशिर ख़यालात को यकजा कर रहे हो। मैं तो बस इतना चाहता था कि काश यारम पहले हमसे मिलता तो शायद मैं ये कड़ा वक्त टाल देता और अभी इसे ईज़ल से न मिलने देता। ईज़ल के थोड़ा संभल जाने के बाद अगर ये मुलाकात होती तो शायद बेहतर रहता। खैर, अब अल्लाह से दुआ के अलावा और क्या किया जा सकता है। एक बोझल और गहरी सांस भरते हुए वो कमर पर दोनों हाथ बांधे खिड़की के सामने साकत खड़े हो गए थे। बाहर की स्याह रात अब इनके अपने अंदेशों की तरह गहरी होती जा रही थी। गुलनाज बेगम ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस एक सर्द आह भरकर खामोशी से सोफे पर बैठ गई और तस्बीह पढ़ने लगी। इनके लबों पर जंबिश तो थी मगर ध्यान अब भी ईज़ल के कमरे की तरफ लगा हुआ था। अफजल खान अब भी वहीं खड़े थे, कमरे पर दोनों हाथ बांधे खिड़की के बाहर फैले अंधेरे को तक रहे थे। कमरे में फैली ये बोझल खामोशी इनके दिल में छुपे अंदेशों की अक्कासी कर रही थी। नूर किचन के सिंक पर झुकी अभी तक बर्तन धोने में मसरूफ थी। हाथों की पूरे पानी से भीगकर सफ़ेद पड़ चुकी थी, मगर वो मशीनी अंदाज में अपना काम किए जा रही थी। अब इसे बर्तन धोने आ गए थे। आखिर रोज़ ही तो इसे सिखाया जाता था कि सफाई कैसे करनी है, कपड़े कैसे धोने हैं और सलीका क्या होता है। फिर भला ये सब कैसे ना आता। इसकी आंखों में आंसू तिलमिला रहे थे जो बगैर किसी बज़ाहिर वजह के बार बार छलकने को बेताब थे, लेकिन वो जानती थी कि वजह इसके अपने वजूद के अंदर गहराई में कहीं छुपी बैठी है। इसे अपनों से दूर एक ऐसी सज़ा काटने के लिए भेज दिया गया था जिसका जुर्म इसके दामन पर था ही नहीं। क्या किसी को किसी को भी मेरी याद नहीं आती होगी? वो सोचकर एक बार फिर दिल बर्दाश्ता होने लगी। ठीक इसी पल उरूब किचन में दाखिल हुई थी। इसे अचानक यूं सामने देखकर नूर बुरी तरह हड़बड़ा गई। इसके चेहरे पर खौफ की ऐसी लहर दौड़ गई जिसे सामने किसी हौलनाक साए को देख लिया हो। वो सहम कर एक तरफ को सिमट गई। नूर की मासूमियत और इसके वजूद पर तारी लरसा देखकर एक लम्हे को अरूब का दिल पसीचा। एक अनजानी सी हमदर्दी ने इसके अंदर सर उठाया और वह इसकी बेबसी देखकर पल भर को कमज़ोर पड़ने लगी थी, मगर अगले ही लम्हे अपनी बेटी का ख्याल जहन से लपका और ममता की तपिश ने इसके इरादों को फिर से लोहा कर दिया। मैं इस पर रहम नहीं कर सकती, मुझे इस पर रहम नहीं करना। इसने अपने बागी होते दिल को सख्ती से डांटा और लहजे में सर्द महरी भर के आगे बढ़े। बर्तन धुल गए। अरूब का लहजा इस कदर सख्त करखत था कि अबीरा क्या साहब झंझना उठे। जी धुल गए, सब साफ कर दिए हैं। नूर ने लरसते हाथों से अपना दुपट्टा संभाला और नम हाथ पूंछती हुई हाइफ से अंदाज में पीछे हटी। ठीक है, वो सामने खाना ढका हुआ है, यहीं किचन में बैठकर खा लो और सुन लो, इसके बाद जो ढेर लगा है जाकर इन सब कपड़ों को इस्त्री करना। अरूब ने सपाट नज़रों से इसे देखते हुए हुक्म सादर किया। जी अभी? नूर ने बेयकीनी से घड़ी की तरफ देखा। जी हाँ अभी महारानी साहिबा, सिर्फ रात के 10 बजे हैं। खाना ख़त्म करो और फौरी इस्त्री शुरू करो। नूर के पास सर झुकाने के सिवा कोई रास्ता ना था। जी ठीक है, वो बस इतना ही कह पाई। अरूब वहाँ से पलटी और तेज़ी से किचन की तरफ बाहर निकल गई, जैसे ही वो अपने उमड़ते हुए आंसुओं को नूर की नज़रों से ओझल करना चाहती हो। राहदारी में कदम बढ़ाते हुए इसका दिल एक अजीब सी कशमकश की जद में था। मैं क्या करूं? मुझसे जालिम बना नहीं जा रहा और मैं इस पर रहम दिखाकर अपनी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। इसने दुपट्टे का पल्लू अपने चेहरे पर रखा ताकि सिसकियां दब सकें और तकरीबन भागते हुए अपने कमरे की जाने बढ़ी। कमरे में दाखिल होते इसने बदहवासी में दरवाज़ा बंद किया और इसकी पुष्ट से पुष्ट टिकाए आंखें मूंद कर वहीं ढेर हो गई। वो इस वक्त अपने कर्ब से इस मकाम पर थी कि जहाँ इसे अपने गर्दो पेश का होश न रहा हो। वो देख नहीं ना पाई कि कमरे के वस्त में खड़ा तबरेज़ खान साकत नज़रों से अपनी बीवी के बिखरते वजूद को देख रहा है। वो आज कारोबारी मसरूफियात की वजह से काफ़ी देर से घर लौटा था और इसे अंदाज़ा ही नहीं था कि इसके पीछे घर की फ़िज़ा इस कदर बोझल हो चुकी होगी। खानम क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं? इसकी बारोब मगर फिक्रमंदाना आवाज़ में कमरे में गूंजी तो वो ठिठक गई। तबरेज़ कदम बढ़ाता हुआ इसके करीब आया। सफ़ेद कॉटन के कलफ लगे सूट पर गहरे नीले रंग की वॉस्केट पहने वो हमेशा की तरह निहायत जांच पे नज़र लग रहा था। वही वजीह शख्सियत, बुलंद कामत, घनी दाढ़ी और गहरे पुरस्रार आंखें, जिनमें इस वक्त अपनी शरीक हाथ के लिए बेपनाह मोहब्बत और तड़प साफ झलक रही थी।
तबरेज़ की आवाज़ पर अरूब ने हड़बड़ा कर दुपट्टे का पल्लू चेहरे से हटाया और अपने आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश की। कुछ नहीं, आप कब आए खान? इसने एक बाअदब बीवी की तरह खुद को संभाला और आगे बढ़कर लरसते हाथों से इसकी बास्केट के बटन खोलने लगी। ये इनका बरसों का मामूल था जिसे अरूब ने बड़ी चाहत से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया था। वो जानती थी कि सामने खड़े इस शख्स ने इसकी खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, इसके लिए कितना कुछ सहा है। अरूब की छोटी छोटी सी खिदमत तबरेज़ के थके हारे वजूद को सुकून बख्शती थी, जिसका इदराक लफ्ज़ों में मुमकिन न था, इसलिए वो बिन कहे हमेशा इसका इस्तकबाल इसी मोहब्बत से करती थी। इसने खामोशी से बास्केट उतारी और इसे हैंगर में सजाकर अलमारी की नज़र कर दिया। चाय लेंगी आप? इसने मेज़ पर रखे जग से पानी का आधा ग्लास और टबरे भरा और तबरेज़ की समत बढ़ा दिया। ये भी इसकी दरीना आदत थी कि वो कमरे में दाखिल होते ही इससे पानी पेश करती, चाहे वो 2 घूंटी क्यों ना पिए। तबरेज़ खान ने इसकी सुर्ख होती आंखों में झांका और पानी का ग्लास थामने के बजाय नरमी से अरूब का हाथ अपने हाथ में ले लिया। खानम, आपकी इन आंखों में उतरने वाली आंसू हमें जिस कदर अज़ियत देते हैं, क्या आप इसका अंदाज़ा भी कर सकती हैं? क्यों करती हैं खुद पर ये जुल्म? जो दुख आपको तड़पाता है वो मुझसे बांट लिया करे। अगर मैं आपकी मुश्किल का हल ना भी निकाल सका तो आपका सारा दर्द अपने वजूद पर सह लूँगा। अरूब के लब लरसे, वो चाहकर भी कुछ ना कह पाई। परेशान ना हो, कुछ नहीं है, इसने नजरें चुराते हुए धीमे से कहा। पहले आप पानी पीजिए। इसके इसरार पर तबरेज़ ने खामोशी से गिलास पकड़ा और सारा पानी पी गया। गिलास साइड टेबल पर रखकर इसने निहायत शफकत से अरूब का हाथ थामा और इसे खिड़की के ऐन सामने रखे सोफे पर बिठाया, जिसका मखमली कपड़ा रात की नीम तारीकी में अपनी एक अलग ही चमक दिखा रहा था। फिजा में गहरा सकूत था, मगर दोनों के दिलों में सवालात का एक तूफान मचल रहा था। बताएं खानम, क्यों रो रही हैं आप? तबरेज़ ने इसके चेहरे पर झुकते हुए निहायत नरमी से पूछा। अरूब ने जब से सारे बंधन तोड़ दिए। खान, मुझसे इस लड़की पर मज़ीद जुल्म नहीं होता। खुदा की कसम, मैं फितरतन जालिम नहीं हूँ। इसकी आवाज़ में छुपा कर तबरेज़ के दिल को चीर गया था। मैं जानता हूँ मेरी जान, मैं जानता हूँ मेरी अरूब का दिल कितना नर्म है। इसने तसल्ली दी इसे, मगर जैसे ही मुझे याद आता है कि इसके भाई ने मेरी हंसती खेलती बेटी को मुझसे छीन लिया, इसकी ज़िंदगी राख कर दी, तो मेरा जी चाहता है कि इस लड़की को जीते जी मार डालूं। इसके लहजे में ममता की तड़प और इंतकाम की आग एक साथ उमड़ आई थी। तबरेज़ ने इसका हाथ थामा और संजीदगी से इसकी आंखों में झांका। जब दिल में ऐसे ख्यालात आए तो इसे अपनी ज़मीर से पूछा, करो कि क्या इस लड़की का वाकई कोई कसूर है? ये खून के बदले खून और बेटी के बदले बेटी जैसी रिवायतें शायद हमारे खून में रच बस गई हैं, वरना जिस तरह हम अपनी बेटी के बदले इस मासूम को माहिर के निकाह में लाए हैं, ये बात मुझे अंदर ही अंदर झंझोड़ती है कि हम गलत कर रहे हैं। खानम, जो बात ज़मीर को बार बार मलामत करें वो गलत होती है। अभी वक्त है कि हम संभल जाएं, इससे पहले कि खुदा हमसे नाराज़ हो जाए और तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। छोड़ दें इस बच्ची को इसके हाल पर, इससे मज़ीद सज़ा मत दें। अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। खानम, अरूब ने तड़प कर इन्हें देखा। तो फिर क्या करूं? क्या इसे फूलों की सेज पर बिठाकर मलका बना लूं? इसीलिए लाए हैं हम इसे यहाँ? नहीं, मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा। तबरेज़ का लहजा धीमा मगर नपी तुली सोच का हामिल था। तो फिर इसे इसके घर भेज दें। ये जब तक मेरे सामने रहेगी मेरे ज़ख्म ताज़ा रहेंगे। अरूब ने 2 टक लहजे में अपना फ़ैसला सुनाया था। खानम, ऐसा मुमकिन नहीं है। तबरेज़ के माथे पर सोच की लकीरें उभरी। शमशीर लाला के जिरगे में ये फ़ैसला हुआ है और तुम जानती हो कि वो अपने रसूलों के कितने पक्के हैं। ये मत भूलो कि इनके पास ये मामला मैं खुद लेकर गया था। मैं अब इनके गुस्से का सामना नहीं कर सकता। बस अब थोड़ी नरमी बरतो, इस कठिन वक्त को गुजरने दो। इससे एक गहरा सांस लिया और खिड़की से बाहर फैली तारीकी को देखने लगा। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। मेरी तलाश अब भी जारी है। जैसे ही हमें अबीरा का पता चल जाएगा हम फैसला करेंगे कि इस लड़की का क्या करना है। फ़िलहाल बस इतना ही काफ़ी है कि इसके भाई को ये खौफ रहे कि हमारी बेटी को तकलीफ़ देने से पहले वो 100 बार सोचे, क्योंकि इसकी अपनी बहन हमारे कब्ज़े में है। यही लड़की हमारी बेटी की ज़िंदगी की ज़मानत है। अल्लाह इसे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसे किस बात की सज़ा मिल रही है? मेरी की गई ख़ताएँ सब मेरी बेटी की झोली में आकर गिर गई। सब मेरी बेवकूफ़ियों का नतीजा है, जिसका खमियाजा मेरी बच्ची काट रही है। वो तड़प कर बोली और फिर जब से सारे बंध तोड़कर रोती हुई तबरेज़ के मजबूत कंधे से जा लगें। इसकी सिसकियाँ अब एतराफ़ जुर्म बनकर कमरे के सकूत में इर्ताश पैदा कर रही थी। आपने कोई गलती नहीं की खानम, बस कर दें खुद को यूं माजी के कटहरे में खड़ा करना और इस तरह खुद को अजियत देना बंद करें। तबरेज़ ने इसे थामते हुए कमाल मोहब्बत से तसल्ली दी। अल्लाह से खैर की दुआ करें, बस सब ठीक कर देगा। क्या आपने अपनी दवा ली? तबरेज़ ने बड़ी महारत से इसका ध्यान इस तल्ख याद से हटाया। इसे बखूबी अंदाज़ा था कि अरूफ की तबीयत बिगड़ रही है। डॉक्टर ने इसे किसी भी किस्म के जहनी दबाव से सख्ती से मना कर रखा था, मगर इसकी ज़िंदगी तो अब जैसे दुखों और ख़ुद मलामती का गहवारा बनकर रह गई थी। नहीं खानी मुझे कोई दवा,
वो किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह बोली, खानम हमें तंग मत करें, उठें और दवा खा लें। तबरेज़ का लहजा प्यार भरा हुक्मिया था। इसने निहायत शफ़क़त से इसे सहारा देकर बेड पर बिठाया और ख़ुद अपने हाथों से दवा निकाल कर इसके सामने कर दी। अरूफ ने खामोशी से दवा हलक से नीचे उतारी और पानी पी लिया। वो जानती थी कि जब तक वो दवा नहीं निकलेगी सामने बैठा ये शख्स एक पल को चैन से नहीं बैठेगा और वो तबरेज़ को बेसुकून करने का सोच भी नहीं सकती थी। वो शख्स जो इसकी ज़िंदगी की कड़ी और झुलसा देने वाली धूप में किसी घने ठंडे साए की मानिंद इस पर रहता था। खाना खा लिया आपने? उन्होंने धीमे लहजे में सवाल किया। नहीं, आप जानते हैं जब तक आप घर ना आ जाएं मैं खाने के टेबल पर नहीं बैठती। वो दबी दबी से खफकी के साथ गोया हुई। तबरेज़ खान के लबों पर एक हल्की सी मगर पुरकशिश मुस्कुराहट उभरी। जी, मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ कि मेरी फर्माबरदार शरीके हयात मेरे बगैर खाना नहीं खाती, मगर मैं सैकड़ों बार कह चुका हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करे, वक्त पर खाना खा लेना ही बेहतर होता है। मगर मुझे आपके बिना खाना अच्छा नहीं लगता तो क्या करूँ? इसने अपनी बात पर इस्रार किया। चले भाई, आपके ज़िद के आगे मैं हमेशा हारा हूँ। मैं बस अभी ताज़ा दम होकर आता हूँ, फिर साथ ही खाना खाएंगे। इसके माथे पर मोहब्बत और शफकत से भरा लम्स छोड़कर वो कमरे की जानिब बढ़ गए थे। वो वहीं बैठी एक गहरी सांस भरकर इन्हें दूर तक देखते रही और सोचने लगी, आप मेरी किस नेकी का सिला है खान? मुझे तो अपनी वो नेकी भी याद नहीं पड़ती जिसका रब ने इतना खूबसूरत सिला अता किया। रात का पिछला पहर था जब सारे घर पर एक पुरस्कार और बोझल सी खामोशी मुसल्लत थी। माहिद की आंख किसी अनजाने से धड़के पर खुली तो वो महसूस हुआ कि जैसे हलक में कांटे से चुभ रहे हों। प्यास की शदीद तलब इसे बिस्तर से उठने पर मजबूर कर गई थी। इसने साइड टेबल पर रखे लैम्प की नीम रोशनी में मोबाइल उठाकर देखा। रात का 1 बज रहा था। पास ही रखे जग से ग्लास भरा और एक सांस में पानी पी लिया, मगर वो ठंडक इसके वजूद के अंदर की लगी तपिश को कम न कर सकी। माहिद की नज़रें गैर इरादी तौर पर सोफे की जानिब उठी जहाँ इसे नूर का वजूद नजर आना चाहिए था, मगर अब वहाँ सिर्फ एक खाली तकिया और अधूरी तयशुदा चादर पड़ी थी। नूर? इसके लबों से एक धीमी सी सरगोशी निकली। इसे नूर से कोई लगाव नहीं था, ना ही इनके दरमियान कोई जज्बाती वाबस्तगी थी। वो तो महज एक बदला थी, एक वनी जिसे वो अपने भाई के लिए किए की सज़ा देने के लिए इसके घर की दहलीज तक लाया था। मगर इस वक्त इस सुनसान कमरे में इसका न होना माहिद के दिल में एक अजीब सी हौक उठा गया था। इसने इस शराबी कैफियत में चप्पलें पहनी और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल आया। पूरे घर में इस वक्त मौत जैसी खामोशी का राज था। माहिद दबे कदमों राहदारी में चल रहा था। इसकी नज़रें हर गोशे का तवाफ कर रही थी। किचन सुनसान था, लाउंज में भी कोई नहीं था। यहाँ तक कि इसने वापसी पर वॉशरूम के खुले दरवाजे से अंदर झांका, मगर वहाँ भी गहरी तारीकी का आलम था। नूर कहाँ जा सकती है? इसके जहन में वसवसों ने सर उठाना शुरू कर दिया। क्या वो भाग गई है या फिर? इसी इज़्तिराब और बेचैनी में मुड़ते हुए इसकी नज़र राहदारी के आखिरी सिरे पर मौजूद पुराने स्टोर रूम पर पड़ी। दरवाजे की दरार से रोशनी की एक बारीक सी लकीर बाहर फर्श पर तैर रही थी। स्टोर रूम में इस वक्त कौन हो सकता है? माहिद के कदम खुद ब खुद इस सिमत उठने लगे, जैसे कोई अनदेखी डोर इस मध्यम रोशनी की तरफ खींच रही हो। इसने स्टोर रूम के करीब पहुंचकर लरजते हाथ से हैंडल पर दबाव डाला। दिल की धड़कन अब इसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। दरवाज़ा एक हल्की से चिड़चिड़ाहट के साथ खुला और सामने का मंजर देखकर माहिद के कदम वहीं साकत हो गए। स्टोर रूम का वो घटा हुआ माहौल और सामने का मंजर किसी जहरीले नाक की तरह माहिद के वजूद को डस गया था। नूर फर्श पर बैठी किसी पामाल कले की तरह लरस रही थी। आंसुओं ने इसके गोरे चेहरे पर नम लकीरें बना दी थी, जबकि इसके बिल्कुल सामने सलीम घुटनों के बल बैठा था। वही सलीम जिसके घर की पुरानी मुलाजमा खुर्शीदा का बेटा और जुलेखा का भाई था। सलीम ने एक वहशियाना हक के साथ नूर की कलाई को जकड़ रखा था, जैसे वो इसे याद दिला रहा हो कि इस घर में इसकी हैसियत क्या है। करीब ही रखी स्त्री से भाव के मरगूले उठ रहे थे। दीवार के साथ हैंगर्स पर कपड़ों की एक तवील कतार लटक रही थी और फर्श पर अभी अनगिनत सिलवटों भरे कपड़े पड़े थे और सलीम इसकी बेबसी से किसी दरिंदे की तरह लुत्फानंदोज हो रहा था। अचानक दरवाज़ा खुलने पर नूर ने सहम कर सर उठाया। सामने माहिद को देखकर इसके लरसते होठों से एक दबी सी सिसकी निकली और अपनी जगह से किसी सहमी हुई चिड़िया की मानिंद उड़ी और अगले ही पल इसकी पनाहगाह की तलाश में माहिद के सीने से जा लगी। इसकी सिसकी माहिद के सीने में जज्ब होने लगी और उसका पूरा वजूद बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा। सलीम जब तक शेर बना हुआ था, माहिद को देखकर बुरी तरह हड़बड़ा गया। इसका रंग
हल्दी की तरह जट पड़ गया और वजूद खौफ से थर थर काँपने लगा। वो छत से अपनी जगह से उठा, नजरें झुक गई और अल्फाज हलक में फंसने लगे। माहिद भाई, मैं वो तो बस। सलीम की आवाज़ इस कमरे में दब कर रह गई थी। इसकी आंखों में छुपी बदनीयत अब महज एक भीगी बिल्ली के डर में बदल चुकी थी। माहिद का जबड़ा सख्ती से भिंच गया था। इसके सीने से लगी नूर की लर्जिश इसे बता रही थी कि इसकी अदम मौजूदगी में इस लड़की पर क्या गुजरती रही थी। वो लड़की जिसे वो बदले के तौर पर लाया था, जिसी के घर में मुलाजिम के हाथों तजलील का निशाना बन रही थी। एहसास माहिद के अंदर एक लावे की तरह उबलने लगा। माहिद के बाजू खुद ब खुद नूर के गिर्द किसी आहनी हिसार की तरह तन गए थे। इसने अपनी आगोश में यूं समेटा जैसे कोई ताकतवर मुहास अपनी किसी कीमती मगर कमज़ोर मता को दुनिया की नज़रों से छुपा लेता है। वो लड़की जो अब तक इसके लिए सिर्फ एक बदला थी, एक लम्हे इसकी इज्जत और इसके घर की आबरू बन चुकी थी। माहिद की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी और जबड़ा सख्ती से भिंच गया था, जैसे वो अपने अंदर उठने वाले बिखरे हुए तूफान को जब्त करने की आखिरी कोशिश कर रहा था। इस तीखी और सफाक नजरें सलीम के जट पड़ते चेहरे पर गई थी। खबीस इंसान। माहिद की आवाज़ स्टोर रूम की दीवारों से टकराकर किसी धमाके की तरह गूंजी थी तो सलीम के कदमों तले ज़मीन निकल गई। तेरी ये जुर्रात कि तुम मेरी मौजूदगी में मेरे ही घर की दीवारों के पीछे ये गलीज खेल खेलेगा। माहिद का लहजा इतना सर्द और लर्जा खेज था कि सलीम को अपनी मौत सामने नजर आने लगी थी। तेरा तो मैं वो हश्र करूंगा तो वक्त से पहले ही अपनी मौत की दुआ मांगेगा। तूने सोच भी कैसे लिया तू इसे छू सकता है। माहिद के सीने से लगी नूर इसके गुस्से की तपिश को महसूस कर सकती थी। खौफ के मारे वो माहिद की कमीज को मुट्ठियों के बीचे हुए थी। इसका हाथ अभी भी नूर के गिर्द लिपटा हुआ था, जैसे वो इसे एक पल के लिए भी खुद से दूर करके गैर महफूज नहीं करना चाहता था। माहिद ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी पूरी कुव्वत के साथ एक जोरदार पंच सलीम के जबड़े पर दे मारा। हड्डी टूटने की जैसे चटकदार आवाज़ आई और सलीम के मुंह से खून का फव्वारा छूटा। वो तिलमिला उठा, चीख उठा था दर्द के मारे। वो लड़खड़ाकर पीछे गिरा, मगर माहिद का गुस्सा अभी सर्द नहीं हुआ था। सलीम के पास सफाई में कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि इसकी बदनीयती रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी थी। तेरी तो मैं जान ले लूँगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत पर हाथ डालने की। माहिद की आवाज़ की गूंज पूरे घर की दरो दीवार हिला रही थी। नूर जो अब तक इसके सीने से लगी थी, इस वहशियाना मंजर को देखकर खौफ से एक तरफ सिमट कर खड़ी हो गई थी। इसकी आंखों में वहशत थी। शोर सुनकर तबरेज़ खान और अरूब हड़बड़ाकर अपने कमरों से बाहर निकल आए थे। इस घर में जहाँ हमेशा एक बावकार खामोशी का राज रहता था, आज वहाँ चिंगारते हुए लहजे सुनाई दे रहे थे। घटिया इंसान जिस घर का नमक खाता है, इसी के घर की इज्जत को मैली नज़र से देखता है। माहिद दीवाना वार इसे मार रहा था। वो एक के बाद एक ज़रब लगा रहा था और सलीम किसी अधमुए जानवर की तरह फर्श पर तड़प रहा था। अचानक माहिद मुड़ा और बिजली किसी तेज़ी से स्टोर रूम के कोने में लगी, इस दराज की तरफ लपका जहाँ पर हमेशा से हिफाजत के लिए पिस्टल रखा रहता था। इसने पिस्टल निकाला और किसी को संभलने का मौका दिए बगैर ट्रिगर पर उंगली दबा दी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोली चलने ही वाली थी कि ऐन इसी लम्हे तबरेज़ खान ने लपक कर माहिद का बाजू ऊपर की तरफ छटक दिया। गोली छत में जा लगी और इसके धमाके ने सबके कान सुन कर दिए थे। अरू पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया था। वो दीवार का सहारा लिए सकते किसी हालत में इस हंगामे को देख रही थी। पागल मत बनो माहिद, होश करो। तबरेज़ खान ने इसे मजबूती से जकड़ रखा था। मेरी बात सुनो, मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है। माहिद का सीना धोखनी की तरह चल रहा था। इसकी नज़रें अब भी फर्श पर पड़े सलीम पर थी और पिस्टल पर गिरत तब भी मजबूत थी। कमरे के एक कोने में खड़ी नूर, जिसके आंसू अब भी थमे नहीं थे, इस तमाम मंजर की रूह रवां थी। वो खामोश थी, मगर इसकी खामोशी अपने ही माँ बाप से बहुत से सवाल कर रही थी। माहिद का सांस बुरी तरह उखड़ रहा था। गुस्से की शिद्दत से इसकी गर्दन की रगें तन गई थी। इसने पिस्टल वाले हाथ को झटक कर खुद को तबरेज़ खान की गिरफ्त से आज़ाद करवाया और तपती हुई नज़रों से अपने बाबा और माँ की तरफ देखा था। क्या बताऊँ, क्या बताना बाकी रह गया है अब। इसकी आवाज़ में ऐसी काट थी कि तबरेज़ खान भी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। मैंने बारहा कहा था कि इन मुलाजमों को इनकी औकात में रखो, इनको इतनी छूट न दो कि ये सर चढ़ जाएं, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मुझे कोई ये बताए कि ये गलीज़ इंसान रात के इस पहर हमारी हवेली के इस कोने में क्या कर रहा था। माहिद ने एक नफरत भरी नज़र फर्श पर पड़े सलीम पर डाली, जिसके चेहरे से खून अब भी रिस रहा था। आपको पता है ये नूर के साथ। बात कहते कहते वो रुक गया। वो घटिया लफ्ज़ इसके लबों तक आ तो गया था, मगर अपनी बीवी के लिए वो लफ्ज़ अदा करना इसे अपनी तौहीन महसूस हुआ था। इसका पूरा वजूद लरस रहा था। कैसे भूल गए आप ये लोग कि ये लड़की इस वक्त मेरे निकाह में है, बीवी है ये मेरी। ये जुमला स्टोर रूम के दरो दीवार से टकरा कर किसी धमाके की तरह गूंजा था। नूर जो एक कोने में सिमटी खड़ी थी, इसने हैरत से नजरें उठाकर माहिद को देखा।
ये पहली बार था कि माहिर ने सबके सामने से अपनी बीवी तस्लीम किया था। इसकी हिफाजत मुझ पर फ़र्ज़ है। कल रोज़े क़यामत में अल्लाह को जाकर ये जवाब नहीं दे सकता कि मैं इसे बदले के तौर पर लेकर आया था, इसलिए इसकी इज़्ज़त की हिफाजत करना भूल गया। माहिर की आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता आ गई थी। वो इंतकाम की आग में जला ज़रूर रहा था, मगर वो इतना गिरा हुआ इंसान नहीं था कि अपने ही घर की छत तले अपनी इज़्ज़त को नीलाम होते देखता। अरूप की नज़रें झुक गई। इन्हें पहली बार एहसास हुआ कि बदले की साख में वो एक मासूम लड़की के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर की खामोश गवाह बन रही थी। माहिर ने एक बार फिर पिस्टल सलीम की तरफ तानी, मगर इस बार की नज़रों में गुस्से से ज़्यादा एक संगीन फैसला था। इसने जो किया है इसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब तुम्हें अपने हाथ इसके खून से रंगने की ज़रूरत नहीं है। तबरेज़ खान के लहजे में से काट थी कि माहिर का तपा हुआ वजूद भी साकत रह गया था। उन्होंने आगे बढ़कर माहिर के लरसते हाथ से पिस्टल ली और वो आहनी गिरफ्त जो गुस्से से पिस्टल पर जमी थी बाप के लम्स पर धीरे से ढीली पड़ गई। तबरेज़ खान ने पिस्टल को अपने कब्जे में लिया और एक गहरी नज़र इस सलीम पर डाली जो फर्श पर अधमुआ पड़ा था। वही सलीम जो बरसों से इस हवेली का नमक खा रहा था, जिसे चौकीदारी का जिम्मे देकर हवेली के तकद्दुस का अमीन बनाया गया था, मगर आज इसने एक ही पल में इसका नमक हक खाक में मिला दिया था। खानम, इसकी बहन को बुलाओ अभी इसी वक्त। तबरेज़ ने बुलंद आवाज़ रूपदार आवाज़ में अरूप को हुक्म दिया था। हवेली के बिल्कुल पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में इसका पूरा ख़ानदान रहता था। जुलेखा, इसका भाई सलीम और इनकी बूढ़ी माँ। बरसों से यहाँ रहते हुए इन्हीं घर का फ़र्ज ही समझा गया था। हवेली के अंदरूनी हिस्से की चाबियाँ तक जुलेखा के पास होती थी, मगर रात के इस पहर सलीम का हवेली के अंदरूनी हिस्सों में होना कोई मामूली बात नहीं थी। ये नमक हरामी थी जिसकी सज़ा सिर्फ मौत हो सकती थी। इन लोगों ने एक घटिया खेल खेलकर आज सब कुछ ख़त्म कर दिया था। तबरेज़ खान के लहजे में तासुब की एक लहर नुमाया थी। एतवार का महल ज़मीन बोस हो चुका था। अरूप खामोशी से बाहर की तरफ लपकी ताकि इसकी माँ और बहन को बुला सके। स्टोर रूम में अब एक खौफनाक खामोशी का राज था। एक तरफ लहू लहान सलीम फर्श पर पड़ा था, दूसरी तरफ वक़ार और गैरत की तस्वीर बने तबरेज़ और माहिद खड़े थे, जबकि कोने में खड़ी नूर अब भी थर थर काँप रही थी। इसकी नज़रें बार बार माहिद की पुश्त को देख रही थी। वही मर्द जो से बदले में लेकर आया था, आज इसकी हुर्मत के लिए अपनी ही वफादार मुलाजमों को सामने सीसा पिलाए दीवार बन गया था। सलीम जवाब, जो अब तक फर्श पर ढेर था, यकदम के सटता हुआ आगे बढ़ा और माहिद के कदमों में गिर गया। इसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। इसका चेहरा खून और आंसुओं से लथपथ था। भाई, माहिद भाई, मुझे माफ़ करते, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, बस एक बार माफ़ कर दें। सलीम की गिड़गिड़ाहट स्टोर रूम के हफ्सदा माहौल में गूंजी, मगर माहिद के दिल में लगी आग इन बुज़दिलाना लफ्ज़ों से ठंडी होने वाली नहीं थी। गलती? माहिद का लहजा बर्फ़ की तरह सर्द और शफ़ाफ़ था। ये गलती नहीं सही सलीम, और मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझसे दूर हो जा। माफ़ी तो दूर की बात, मैं तेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। इसे रसीद किया। माहिद ने नफरत से एक ज़ोरदार ठुड्डा रसीद किया और वो दूर जा गिरा। बाबा, इसे मेरी नज़रों से दूर कर दें, वरना मैं वाकई इसकी जान ले लूँगा। माहिद ने ज़ब्त से आखिरी हद पर पहुंचकर अपने वालिद से कहा और मुड़कर नूर की तरफ बढ़ा। इसने निहायत मान और तहफ़्फ़ुज़ के साथ नूर को कंधे से थामा और इसे अपने हिसार में लिए कमरे की तरफ बढ़ गया था। पूरे रास्ते नूर का वजूद किसी पत्ते की तरह कांप रहा था। इसकी सिसकियां अभी थमी नहीं थी। कमरे में दाखिल होते ही माहिद ने इसे नरमी से बेड पर बिठा दिया था। साइड टेबल पर रखे जग से पानी का गिलास भरा और उसके करीब बैठ गया था। नूर ने लरसते हाथों से गिलास थामा और हड़बड़ाहट में सारा पानी पी गई थी, जैसे बरसों की प्यासी हो। इसके रेशमी बाल बिखरे हुए थे, दुपट्टा सर से ढलक कर गले में आ गिरा था और चेहरा आंसुओं से ढला हुआ था। आज पहली बार माहिद इसे इतने करीब से देख रहा था। वो कितनी मासूम थी, बिल्कुल किसी बेगुनाह पंछी की तरह जिसे शिकारियों के दरमियान छोड़ दिया गया हो। खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ, माहिद ने निहायत इनायत और धीमे लहजे में कहा और खाली गिलास इसके हाथ पे लेकर वापस रख दिया। अचानक इसकी नज़र नूर के गोरे हाथ पर पड़ी, जहाँ कांच की चूड़ियाँ टूटकर इसकी नरम जिल्द में पैवस्त हो गई थी और वहाँ से खून की बारीक धार बह रही थी। शायद सलीम की गिरफ्त के दौरान ये हादसा हुआ था। माहिद तेज़ी से उठा फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाया। वो खुद इसके कदमों के पास फर्श पर बैठ गया था और निहायत नज़ाकत से इसका हाथ अपने हाथ में लेकर ड्रेसिंग
करने लगा। वो पट्टी करते हुए मुसलसल नूर के खौफजदा और मासूम चेहरे को देख रहा था, जबकि इसका अपना दिल इस वक्त मुलामत के कोड़े बरसा रहा था। क्या फ़र्क है इसके भाई में और मुझ में? एक सवाल इसकी ज़मीर को झंझोड़ने लगा। जो कुछ इसके साथ हो रहा है, क्या वो ठीक है? क्या सिर्फ अपनी बहन और बेटी की इज्जत होती है? क्या दूसरे की बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं होती? माहिद का सच्चा दिल इसे बार बार कटहरे में खड़ा कर रहा था। नूर अभी भी नजरें झुकाए खौफ के आलम में बैठी थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसे हर पल नज़रअंदाज करने वाला मर्द आज इसके ज़ख्मों पर मरहम रख रहा है। माहिद ने पट्टी बांधते हुए सर उठाया और बराह रास्त नूर की झील जैसी साकत आंखों में देखा। इसके जहन में एक चुपता हुआ सवाल दस्तक दे रहा था, क्या इससे पहले कभी इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? नूर ने घबरा कर नफ़ी में सर हिला दिया। इसके पलकों पर अभी भी नमी तैर रही थी। नहीं, बस आज ही इसने बदतमीजी की और कह रहा था कि तुम्हारी औकात इस घर में कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ एक बतला हो। इसकी आवाज़ हिचकियों में दबने लगी। वो धमकी दे रहा था कि अगर किसी को बताया तो मेरी ज़ुबान काट देगा, और ये भी कह रहा था कि आप इसके साथ गहरी दोस्ती है। आप इसे कुछ नहीं कहेंगे बल्कि खुश होंगे कि मैं इसी सलूक के लायक हूँ। ये सुनते ही माहिद के माथे पर गुस्से के बल पड़ गया। इसका हाथ मुट्ठी में भिंच गया था। लानत ऐसे घटिया और झूठे इंसान पर। इसका लहजा दहकते कोयले की तरह गर्म था। बीवी हो तुम मेरी, मैं वो हाथ काट कर रख दूंगा जो तुम्हारी तरफ उठेंगे। आइंदे से बकवास कोई भी करे तो यकीन मत करना। नूर ने हैरत और बेयकीनी से माहिद को देखा। इसके लबों पर एक कड़वा सच मचल गया था। मगर आपने खुद ही तो कहा था कि हम मियाँ बीवी नहीं हैं। ये सिर्फ एक ज़बरदस्ती और बदले का रिश्ता है। माहिद की नज़रें एक लम्हे के लिए झुकी, फिर इसने खुद पर काबू पाते हुए दो टोक लहजे में कहा, वो सब बातें छोड़ दो। ज़बरदस्ती का रिश्ता सही, मगर तुम इस निकाह में मेरी बीवी और मेरी इज्जत हो। इस सच को कभी मत भूलना। अगर कोई दोबारा तुम्हारी तरफ बुरी नज़र से देखे तो मुझे फ़ौरन आगाह करना। कुछ देर कमरे में खामोशी छाई रही। फिर माहिद ने शफ़क़त से कहा, अब सो जाओ। इसके लहजे में वो पुरानी सख्ती नहीं बल्कि एक अनजानी सी नरमी थी। नूर ने खामोशी से अपनी जगह से उठी और हस्बे मामूल सोफे की तरफ जाने लगी, मगर माहिद ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। इसके लम्स की तपिश ने नूर के पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ा दी थी। यहीं बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर लेट जाऊंगा। मगर नूर ने हिचकिचाते हुए कुछ कहना चाहा, मगर माहिद ने इसे बात मुकम्मल नहीं करने दी। चुप, बिल्कुल चुप। अब अगर मगर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, खामोशी से लेट जाओ। नूर किसी सहर सदा लड़की की तरह खामोशी से बेड पर लेट गई थी। ये माहिद का एक बिल्कुल अलग रूप था, एक ऐसा अंदाज जिस पर इसे यकीन नहीं आ रहा था। माहिद खुद जाकर सोफे पर लेट गया और हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। कमरे में लैंप की मध्यम रोशनी फैल रही थी। नूर करवट लेकर माहिद के चेहरे को देखने लगी। वो आंखें बंद करके लेटा था, मगर इसकी सांसों का उतार चढ़ाव बता रहा था कि वो जाग रहा है। इसके जहन में भी शायद वही सवालात गर्दिश कर रहे थे जो उस वक्त नूर के दिल में हलचल मचा रहे थे। आज की रात इस हवेली की तारीख में एक नया बाब लिख चुकी थी। बदले की आंख में अब शायद हमदर्दी की पहली कोंपल फूटने लगी थी। तबरेज़ खान के गैस और गज़ब से भरा चेहरा और इनकी गरजदार आवाज़ ने रात के सन्नाटे को चीर कर रख दिया था। सामने सलीम की बूढ़ी माँ और इसकी बहन जुलेखा हाथ जोड़े थर थर कांपती हुई खड़ी थी। तुम लोगों ने मेरी शराफत का ये सिला दिया। तबरेज़ खान की आवाज़ में गुस्सा और शदीद कर्ब था। जुलेखा, हमने तुम्हें घर का फर्द समझा, हवेली की चाबियाँ तुम्हारे हवाले की, और तुमने अपने इस बदमाश भाई को अंदरूनी राहदारियों तक रसाई दे दी। सलीम अब भी फर्श पर अधमुआ पड़ा था। इसकी हिम्मत नहीं थी कि सर उठाकर अपने मालिक की आंखों में देख सके। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तबरेज़ खान ने फैसला कुन लहजे में कहा, और इस नमक हराम को मैं अभी पुलिस के हवाले करने लगा हूँ ताकि इसे अपनी औकात का पता चल सके। नहीं बड़े साहब, ये चाबियाँ चुरा कर लाया है। मैं तो सो रही थी, मैंने इसको चाबियाँ नहीं दी। जुलेखा ने अपनी सफाई दी थी। चलो, इस चोर को चोरी की सज़ा तो इसको खूब मिले, मगर शुक्र करो कि इसकी जान बच गई है, वरना माहिद अभी इसको जान से मार डालता। बहरहाल तुम लोगों के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है, और इसका मुकद्दर तो अब जेल है। पूरी ज़िंदगी सड़ेगा ये वहाँ। तबरेज़ ने दो टोक अपना फैसला सुना डाला था। ये सुनते ही सलीम की बूढ़ी माँ ने, जिसने अपनी पूरी जवानी हवेली की खदमत में गुजार दी थी, दहाड़े मार मार कर रोती हुई तबरेज़ खान के पैरों में गिर गई। इसके लरसते हाथ तबरेज़ खान के जूतों को छू रहे थे। खुदा के लिए खान साहब, ऐसा जुल्म ना करे। ये जेल की सलाखों के पीछे मर जाएगा। मेरी बरसों की खिदमत का वास्ता, इसके गुनाह की सज़ा मुझे दे दे। हमें हवेली से न निकालें, हम दर बदर हो जाएंगे। इसकी हिचकियाँ बंद गई थी। करीब ही खड़ी अरूफ की आंखों से भी
गुस्से की चिंगारियां निकल रही थीं। उन्होंने नफरत से जुलेखा की तरफ देखा। अल्लाह ना तो तुम पर जुलेखा, मैंने तुझ पर अंधा एतबार किया था, मगर तुम लोगों ने आज मुझे मेरे बेटे की नज़रों में गिरा दिया। अगर नहीं ख्याल रख सकती थी तो मुझे चाबियां वापस देती थी। अरूप का लहजा दुख से भरा था। आज माहिद ने जो सवाल मुझसे किए हैं, इनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तुम लोगों ने मेरी ममता और मेरे वक़ार का जनासा निकाल दिया। सारा मंजर मिन्नत और समाजत और आहो बका से भर गया था। जुलेखा और उसकी माँ बार बार पुराने रिश्तों और वफादारियों के वास्ते दे रही थी। तबरेज़ खान का दिल पसीज नहीं रहा था, मगर इस बूढ़ी औरत की दुहाइयों ने, जिसने इनके बच्चों को अपनी गोद में खिलाया था, इनके कदमों में जंजीरें डाल दी थी। वो इसे ठुकरा नहीं सकते थे, मगर सलीम जैसे सांप को घर में पालना भी मुमकिन न था। बस बहुत हो गया। तबरेज़ ने हाथ के इशारे से इन्हें खामोश कराया। इनका लहजा अभी लोहे की तरह सख्त था, मगर सज़ा की नौयत बदल चुकी थी। तुम्हारी बूढ़ी माँ की सफ़ेद चादर का लिहाज कर रहा हूँ, वरना तुम्हारा हशर देखने वाला होता। उन्होंने सलीम की तरफ गज़बनाक नज़रों से देखा था। अपनी इस नहूसत को उठाओ और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। तुम लोगों को मुल्तान की पुरानी ज़मीनों पर भेजा जा रहा है। वहीं पड़े रहो और दोबारा कभी इस हवेली की तरफ रुख करने की जुर्रात न करना। अगर दोबारा कभी तुम में से कोई यहाँ मुझे नज़र आया तो याद रखना, फिर मैं माहिद को नहीं रोकूंगा। उसकी जान लेकर रहेगा और मैं इसे मना भी नहीं करूँगा। जुलेखा और उसकी माँ ने गिरते पड़ते सलीम को सहारा दिया और खामोशी से अंधेरे में गायब हो गई। वो हवेली जहाँ उन्होंने बरसों इज्जत पाई थी, आज एक घटिया और गलीज हरकत की वजह से इन पर हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। तबरेज़ खान ने एक लंबा सांस लिया और आसमान की तरफ देखा। रात ढल रही थी, मगर हवेली के मकीनों के दिलों में उठने वाले तूफान अभी थमने बाकी थे। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को हुदा माजिद की वॉइस कैसी लग रही है और हयात अर्तज़ा का नावल कैसा लग रहा है, नावल के बारे में कमेंट बॉक्स में लाजमी डिस्कस किया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।